बच्चों आज हम समझने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे और देन हम डिटेल देखेंगे। बच्चे यहाँ पे ये जो आपको सारा ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है ना, ये वाटर है या ग्लास है, ठीक है। और इसमें एक रेड कलर की लाइन आपको नज़र आती है जा रही हुई। और बेटा ये है इंसिडेंट रे, साथ में लिखा भी है ये इंसिडेंट रे है, यानी टकराने वाली रे। अब जब वो इस पॉइंट पर आती है ना, यानी जहाँ पर ग्लास ख़त्म हो रहा है और ऊपर एयर है सारी की सारी, तो बेटा इस पॉइंट पे दो काम हो रहे हैं। कुछ लाइट बाहर को निकल रही है जो कि रिफ्रैक्शन कर रही है, थोड़ी मुड़ रही है ना इस तरह से, और कुछ लाइट नीचे की तरफ आ रही है, वापस आ रही है, और इसको बच्चे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन होता है वापस आना। तो यही बात सबसे पहले वो लिखता है, व्हेन अ लाइट रे इज़ इंसिडेंट एट अ बाउंड्री। ये बाउंड्री है, ठीक है। तो जब कोई लाइट की रे इंसिडेंट होती है, टकराती है बाउंड्री के साथ बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया, तो ऊपर एयर एक मीडियम है और नीचे ग्लास या पानी वाटर एक मीडियम है, तो ये दो डिफरेंट मीडियम के दरमियान बाउंड्री है। तो इट स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स। बेटा इसके दो हिस्से होते हैं। वन पार्ट रिफ्लेक्ट बैक इनटू द ओरिजिनल मीडियम, जिसको बेटा आप रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये वाली रे जो वापस टकरा के इस तरह से वापस आती है। आगे कहता है एंड द अदर पार्ट पासिस इनटू द सेकंड मीडियम, तो दूसरा पार्ट ऊपर जाते हुए दूसरे मीडियम में चला जाता है, जिसको बेटा हम ट्रांसमिट होना कहते हैं या रिफ्रैक्ट होना कहते हैं, ठीक है। एज शोन इन द फिगर ए, यहाँ पर बात हुई है। अब देखिए हमने डिटेल समझनी है और हमने डिफरेंट डायग्राम में समझनी है। मैं वहाँ पे जाता हूँ जी। तो बच्चे मैंने यहाँ पर ये वही सारा ग्लास बना लिया है जिसमें ये रे जा रही है। तो बेटा इसका नाम क्या होगा? इंसिडेंट रे, टकराने वाली रे। और ये जो रेड लाइन है सीधी वाली, इसको हम नॉर्मल कहते हैं ना। चले मैं सिर्फ एन लिख देता हूँ बच्चे, ये नॉर्मल की लाइन होती है जो सीधी होती है, ठीक है। अब देखिए जाहिर है इस पॉइंट पर कुछ हिस्सा ऐसे बाहर को जा रहा है और कुछ अंदर भी आ रहा है। हमने अंदर वाला हिस्सा कंसीडर नहीं करना, वो लास्ट में खुद ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमारा ताल्लुक है सिर्फ बाहर जाने वाले से। अब बेटा जो बाहर जा रहा है वो रिफ्रैक्शन कर रहा है ना, तो ये है रिफ्रैक्टेड रे जो बाहर को निकली है। अब जाहिर है दो एंगल बनेंगे। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे यहाँ पे एक एंगल बना रही है बच्चे, आप इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हो आई। और रिफ्रैक्टेड रे ये एंगल बना रही है जिसको आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहते हो, ठीक। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें मैंने इंसिडेंट रे को थोड़ा सा अगर पीछे कर दिया इस तरह से, तो बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ा दिया मैंने। इट मीन मैंने ये इंसिडेंट रे को थोड़ा सा, पहले इधर था अब थोड़ा सा पीछे कर दिया। इससे क्या हुआ, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये थोड़ी सी मज़ीद नीचे आई। देखिए ये यहाँ पे थोड़ी ऊपर है और यहाँ पे ये रे मज़ीद थोड़ी नीचे आ गई। नीचे आने से हमारा मकसद होता है कि यहाँ पे एंगल बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी यहाँ पर मैंने क्या बात कही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला, अब देखें थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया है। इससे क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा हो गया। अब नीचे ये काम मैं मज़ीद करता हूँ। मैंने इस रे को मज़ीद पीछे बनाया, यानी यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मज़ीद बड़ा कर दिया। तो आप देखते हो कि ये रिफ्रैक्टेड रे मज़ीद ऐसे नीचे को हो गई, यानी इन दोनों के दरमियान एंगल मज़ीद थोड़ा बड़ा हो गया, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अभी तक मैं क्या करता जा रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जा रहा हूँ, ये वाला यहाँ पर भी मैंने मज़ीद बढ़ा दिया, और बेटा उससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है। अब मैं ये काम मज़ीद बढ़ाता हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बेटा मैंने कोशिश की मज़ीद बढ़ाऊँ, तो मैं देखता हूँ कि ये रे आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से नीचे आती जा रही थी ना, अब वो नीचे आके बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो गए, जो कि रेड से आपको नज़र आ रही है। फ्लैट होने से मुराद है कि अब नॉर्मल और इसके दरमियान एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। अब बात को समझें, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर रिफ्रैक्टेड रे बेंड हो जाए, मुड़े, कितने एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे, तो बेटा उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम होता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जिसको हम सी से जाहिर करते हैं। तो व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल बेटा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस पर रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे रुकूंगा नहीं, मैं मज़ीद एंगल को बढ़ाता हूँ। देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस मज़ीद बढ़ाया,
तो अब रिफ्रैक्टेड रे 90 से भी मज़ीद नीचे को आएगी ना, तो बेटा वो मज़ीद नीचे आ गई और अब यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिमेंबर बेटा ये रिफ्लेक्शन हो गई है, रिफ्लेक्शन। और ये क्या हो रही थी, रिफ्रैक्शन हो रही थी अभी तक, रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखें ना, जाके दूसरे मीडियम में जाना, मुड़ जाना, रिफ्रैक्शन होता है, और फिर टकरा के अब वापस आ जाना, रिफ्लेक्शन के ज़िम्मे में आता है। सो जब मैंने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रे को टकराया तो वो बाहर जाने की बजाय, यानी रिफ्रैक्शन करने की बजाय वापस उसी मीडियम के अंदर आ गई। दिस इज़ कॉल्ड बेटा रिफ्लेक्शन। तो अब हमने इसका नाम, ऐसी रिफ्लेक्शन को बोलना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ऐसा क्यों बोलना है, बात को समझे। आपको याद होगा पहली बात कि जब ये रे ऊपर जा रही थी ना, इसका एक हिस्सा ऊपर जा रहा था, एक नीचे आ रहा था। तो मैंने बोला कि नीचे वाले को हम बाद में देखेंगे। तो अब वो नीचे वाला अगर मैं बनाता जाऊँ रेड से कि एक हिस्सा नीचे भी आ रहा था ऐसे, ठीक है, एक हिस्सा नीचे भी आ रहा, तो रेड वाला हिस्सा तो नीचे आ रहा था, और जो लाइट पहले ऊपर जा रही थी ब्लैक वाली, अब वो भी नीचे आ गई, यानी अब ऊपर जाने वाली लाइट ही कोई नहीं। तो टोटल मीन सारी की सारी, टोटल मीन सारी की सारी लाइट इंटरनल यानी अंदर ही आ गई है, बाहर कोई गई नहीं है, और ये सारी रिफ्लेक्शन हो रही है। तो बेटा इस प्रोसेस को हम इस वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं जी। तो बेटा देखिए यहाँ पे ना 3 डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया है, तो मैंने 6 बनाई थी मगर 5 में ही काम पूरा हो गया। आपने 5 डायग्राम बनानी है, और यहाँ पे बड़ा टफ लिखा हुआ है θ1 θ2 और θ1 θ2 वगैरह। आप इसको इतना डिफ़िकल्ट ना करें, आप इस तरह की सिंपल आई और आर से मेंशन करें। ऊपर 4 डायग्राम में जो आर है वो रिफ्रैक्शन हो रही थी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। 5वीं डायग्राम में यही आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि अब लाइट टकरा के वापस आई है, जिसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। तो बच्चे ये सारा आपने रीड कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल्ड द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो इसको देख लेते हैं एक बार क्विकली। कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ 90 डिग्री, जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाए 90, कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। तो बेटा इसका नाम होता है क्रिटिकल एंगल। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देखें, आपने वो भी पढ़ना है, सारी डिटेल है, तो जो साथ में 5 डायग्राम है वो बनानी है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट की रिफ्लेक्शन होती है बैक टू द सेम मीडियम, वापस मीडियम में आ जाना, ग्लास में जा रही है, पानी में जा रही है तो उसी में आ जाना। व्हेन पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस प्रोसेस में डेंसर मीडियम से रेयर में जाते हो। हम क्या कर रहे थे इस प्रोसेस में, ये ग्लास या पानी एक डेंसर मीडियम है, यहाँ से जा रहे थे, लाइट ऐसे जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, और बाहर एयर होती है, एयर एक रेयर मीडियम है, हल्का मीडियम है। तो हम इस प्रोसेस में डेंसर से रेयर में जाते हैं इन सच अ वे, कुछ इस तरह से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो आपने क्या किया था, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बना था जिस पर रिफ्रैक्शन हुई थी 90 डिग्री पर, आपने एंगल उससे भी बढ़ाया था, फिर जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है। तो कहता है कि इन विच एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल से भी आप एंगल बढ़ा के ये फिनोमिना ऑब्जर्व कर सकते हो जी। तो बेटा अब इसी लॉन्ग का पार्ट है डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी तक आपने थ्योरी पढ़ी, डायग्राम समझी, डेफिनेशन समझी और क्रिटिकल एंगल भी समझ लिया। अब आपने फार्मूले की तरफ जाना है। तो बेटा कहता है आपने स्टार्ट करना है स्नेल्स लॉ से। तो पहले मैं आपको स्नेल्स लॉ पे लेके जाता हूँ जी। बेटा यहाँ पर स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू एन, लेकिन अब जो मैं स्नेल लॉ यूज़ करने लगा ना, वो देखना कैसे मैं यूज़ करता हूँ। ये साइड तो मैं सेम रखूँगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये साइड तो सेम है। इस साइड पे ये जो n है ना बेटा, इसकी जगह मैं n2 ओवर n1 यूज़ कर लेता हूँ। कन्फ्यूज़, मुझे पता है आप कन्फ्यूज़ है, लेकिन सुने, स्नेल लॉ के नीचे ये जो n लिखा है ना, इसको ज़रा समझ लेते हैं। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ द सेकेंड मीडियम रिलेटिव टू द फर्स्ट मीडियम। यानी यहाँ पे बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ n लिख के उसने बात ख़त्म कर दी, लेकिन उसने नीचे लिखा था ये सेकेंड मीडियम का रिलेटिव होता है फर्स्ट मीडियम के साथ। तो मैंने n2 बाई n1 लिखा, जिसका मतलब है सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के साथ। तो देखिए ये n एक चीज़ नहीं होती, बेसिकली ये दो मीडियम का रिलेटिव होता है। तो अगर आप उसको खोल के इस बात के मतलब के हिसाब से लिखो ना,
तो वो यूं ही बनता है n2/n1। और बच्चे एक बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात कि ये स्नेल लॉ तो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में आता है, हम पढ़ रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं। तो बिल्कुल बात ठीक है, यानी स्नेल लॉ हम यहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पहले 4 प्रोसेस में हो रही थी रिफ्रैक्शन, यहाँ पे लिखा भी है, 5वें में हुई है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब जब मैंने स्टार्ट स्नेल्स लॉ से लेना है ना, तो मैं बेटा वहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात नहीं करूँगा, मैं यहीं पर रहूँगा रिफ्रैक्शन तक। जी बेटा देखें, मैंने डेरिवेशन की हेडिंग देनी है, आपने भी सेम टू सेम। हम बुक से रीड करने के बजाय, क्योंकि डेरिवेशन करवानी चाहिए बच्चों को खुद ही, तो ये मैंने स्नेल लॉ यूज़ किया। तो बेटा आप साथ में लिख सकते हैं कि दिस इज़ द स्नेल्स लॉ। ऑलराइट, अब मैं मज़ीद एक हेडिंग देता हूँ। हेडिंग क्या है? फॉर क्रिटिकल एंगल, क्योंकि हमने क्रिटिकल एंगल पढ़ा है ना, क्रिटिकल एंगल। तो बेटा क्रिटिकल एंगल C होता है ना, तो अगर क्रिटिकल एंगल कब बनता है? अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R कितना हो जाए? 90 डिग्री। यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस I ही बनता है C क्रिटिकल एंगल जब R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि स्नेल लॉ किस पे अप्लाई होता है? रिफ्रैक्शन, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। तो अब ये दोनों चीज़ें मैं पुट कर देता हूँ ऊपर वाले इस स्नेल लॉ के फार्मूले के अंदर। सो देखिए बेटा, ऊपर है साइन I, ऊपर क्या है? साइन I। तो बेटा उसकी जगह साइन C लिख देते हैं, क्योंकि I हमने C बनाना है, इंसिडेंस एंगल हमने क्रिटिकल बनाना है। डिवाइडेड बाय है साइन R, तो बेटा साइन R की जगह कितना पुट करूँ? 90, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है R 90 हो जाना है। इक्वल टू आएगा बेटा n2/n1। अब बच्चे आप कैलकुलेटर ले लें अपने हाथ में और साइन 90 को ज़रा प्रेस करें, यानी साइन दबा के 90 दबाएँ तो बच्चे 1 आता है, लिहाजा साइन C/1 हो जाएगा साइन 90, और ये बन जाएगा n2/n1। अब नेक्स्ट देखें, बटे के नीचे 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ऊपर है साइन C और नीचे है n2/n1। जी तो बेटा अगर आपने इस फार्मूले से ये C यानी क्रिटिकल एंगल मालूम करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में या कहीं पूछा जा सकता है कि क्रिटिकल एंगल मालूम करें, तो ये जो साथ में ये वाला जो साइन है ये उधर दूसरी तरफ जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा। सो ये बन जाएगा C इक्वल टू, ये साइन इधर मैं लेके आऊँगा अगर, तो बेटा ये साइन इन्वर्स बनेगा और इस साइड पे मौजूद है n2/n1। तो बेटा ये वो फार्मूला है क्रिटिकल एंगल का, और हम इसको हाईलाइट या शेड कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आपको ज़ुबानी याद रखना है। जी बेटा देखें, अब ये वही वाली ना डायग्राम है जिसे हमने समझा था या जो हमारी बुक पे बनी है। यहाँ पे n1 n2 समझाना चाह रहा हूँ। n1 ये है, n2 ये है, दोनों में से बड़ा कौन सा है? बेटा n1 जो है वो इस ब्लू वाले के अंदर है, यानी या तो ये ग्लास हो सकता है या तो ये वाटर हो सकता है, और n2 जो है बेटा ये एयर का n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब दोनों में से ज़्यादा किसका होता है? जाहिर है जो ग्लास या वाटर है वो डेंसर होता है ना, तो उसका ज़्यादा है, यानी n1 जो है ग्लास या वाटर का बेटा वो ग्रेटर देन n2 है। तो ये शर्त है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की या क्रिटिकल एंगल मालूम करने की कि हमारी जो लाइट है वो एक डेंसर मीडियम यानी n1 ग्रेटर होना चाहिए, उसमें जानी चाहिए, देन वो मूव करनी चाहिए किधर? किसी लाइटर मीडियम के अंदर। तो बेटा यहाँ पे मैं एक नई हेडिंग देता हूँ कंडीशन। देखें आप बुक से ना भी पढ़ेंगे ना, ये सारी ऐसा नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी काम आपका बड़ा अच्छा चल जाएगा। तो मैंने बोला कि यहाँ पर ना n1 ग्रेटर देन n2 होना चाहिए, ये कंडीशन है, और इसका मतलब क्या है कि लाइट मस्ट मूव, कि लाइट को मूव करना चाहिए, लाइट मस्ट मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। जैसा कि हम ग्लास से एयर के अंदर जा रहे थे, तो डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट की डायरेक्शन मूवमेंट कुछ यूं होनी चाहिए इस क्रिटिकल एंगल के लिए या इस प्रोसेस के लिए। अब बेटा यहाँ पे जो n2 है ये क्या है हमारे केस में? n2 हमारे केस में एयर हमने इमेजिन की हुई है, और n1 जो है वो हमने, n1 जो है बेटा वो या तो ग्लास लिया है या तो वाटर लिया हुआ, ठीक। अब अगर मैं इसी फार्मूले में n2 जो एयर है, बच्चे एयर की वैल्यू 1 होती है, एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना एयर का, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा? C इक्वल टू साइन इनवर्स
N2 1 वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय N1 आ गया। तो ये वैल्यू बन जाएगी कब, जब आपका N2 क्या होगा, एयर होगा, यानी दूसरा मीडियम एयर होगा, यानी ग्लास या वाटर में से जो लाइट है वो एयर के अंदर जब जा रही होगी। जी बेटा लास्ट बात, अगर आपने फिर N1 निकालना हुआ, N1 की अगर वैल्यू ना हुई और आप निकालना चाहते हो ना, तो आप इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे। देखिए बेटे ये साइन इनवर्स को आपको दोबारा उधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये साइन हो जाएगा, क्योंकि उधर से उठा के इधर लेके आए थे तो इन्वर्स हुआ था ना। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जी यहाँ पे देखिए आप, इधर साइन था, मैं इधर लेकर आया तो इन्वर्स है। अब अगर मैं वापस लेके जाऊँ तो साइन इन्वर्स साइन ही बन जाएगा ना मैक्सिमम। तो ये चीज़ है। अब देखें मैं इधर साइन इन्वर्स हटा के इधर लेके आता हूँ, इस साइड पे c है, साइन इन्वर्स इधर आके साइन बन जाएगा, और इस साइड पे क्या बच जाएगा 1/n1। अब मुझे ये n1 ही निकालना है, मालूम करना है। तो बेटा n1 इस साइन c की जगह ले जाएं और साइन c को इधर ले आएँ। तो बेटा ये फार्मूला क्या बन जाएगा, n1 इस साइड पे आ जाएगा और ये बन जाएगा 1/sin c। अब n1 क्या चीज़ है, n1 वो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और 1 आपको पता है ना यहाँ पे किस तरह से आया है, 1 आया है यहाँ पर एयर की वजह से। यानी अगर दूसरा एक मीडियम एयर हो तो दूसरे मीडियम की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो n1 की, ठीक है, क्योंकि एयर की फिर 1 आपको याद होगी। तो बच्चे यहाँ तक आपका आज का टॉपिक था। मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद है कि आपको कुछ बातें समझ आई होंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं आप।